हमने गॉल ब्लेडर यानी कि पित्ताशय तक पढ़ लिया था। पित्ताशय का काम था पित्तरस का संग्रहण करना और पित्तरस का निर्माण होता है यकृत में। इसके बाद यकृत में और भी चीज़ों का निर्माण होता है जैसे कि हिपेरिन और कोलेस्ट्रॉल। आज हम हिपेरिन के बारे में पढ़ेंगे कि हिपेरिन कहाँ क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये नोट कर लीजिए कि इसका निर्माण यकृत में होता है। ठीक है, क्या होता है हिपेरिन? तो हिपेरिन जो होता है वो एंटी क्लोटिंग सब्सटेंस होता है। एंटी क्लोटिंग सब्सटेंस यानी कि जो रक्त का, लिख लीजिए आप कि यह रक्त का थक्का नहीं बनने देता। अब कैसे रक्त का थक्का नहीं बनने देता? तो आपकी कुछ रक्त वाहिकाएं होती है, उसमें कंटिन्यू ब्लड फ्लो होता रहता है, प्योर और इम्प्योर दोनों टाइप का। अब इम्प्योर ब्लड क्या होता है और प्योर ब्लड क्या होता है? तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है वो होता है इम्प्योर ब्लड, और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है वो होता है प्योर ब्लड। ठीक है, यह शुद्ध रक्त होता है और ये शुद्ध रक्त होता है। मिक्स ब्लड भी होता है जब ये दोनों की मात्रा रक्त में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों की मात्रा अगर रक्त में होगी तो वो मिक्स्ड ब्लड कहलाएगा। तो ये क्या करता है, ये रक्त वाहिकाओं में जो रक्त होता है उसको जमने नहीं देता है। तो यही होता है हिपेरिन, जो रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि रक्त वाहिकाएं कैसी होती है। तो दो प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती है, एक को हम कहते हैं धमनी और एक को कहते हैं शिरा। धमनी जो होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है और शिरा जो होता है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। और ये हमारे शिरा जो होती है हरे रंग की होती है, हमारे हाथ पर दिखाई देती है, लेकिन जो धमनियाँ होती है वो अंदर की तरफ धसी होती है और ये लाल रंग की दिखाई देती है। कहाँ से कौन सा जानवर है जो हिपेरिन छोड़ता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो जोक होती है, जोक आपने देखा होगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इस जीव का और ऐसी लाइनें बनी होती है इसमें। तो इस प्रकार का जो जीव होगा उसको जोक कहा जाता है। ये जंगलों में अधिकतर होता है और गाँव के जंगलों में भी होता है। तो जोक जब काटती है तो काटने वाले स्थान पर हिपेरिन छोड़ती है। ठीक है, ये तीन काम होते हैं हिपेरिन के। किसका निर्माण कहाँ होता है? तो निर्माण होता है यकृत में। क्या करती है? तो रक्त का थक्का नहीं बनने देती। कहाँ नहीं बनने देती? तो रक्त वाहिकाओं में नहीं बनने देती है। और किसके द्वारा हिपेरिन छोड़ा जाता है? तो जोक के द्वारा हिपेरिन छोड़ा जाता है। काटती है, जिस स्थान पर भी काटेगी वहाँ पर हिपेरिन छोड़ देगी ये। और ये बहुत ही खतरनाक जीव होता है, जानवर होता है, जो अगर किसी की स्किन पर चिपक जाता है तो आसानी से निकलना नहीं पड़ता है, वहाँ से चमड़ी को पूरा काटना पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। ये दूसरा हमारा हो गया जिसका निर्माण यकृत में होता है। अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। थर्ड पॉइंट, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तो कोलेस्ट्रॉल एक वसा के रूप में होता है। तो आप सबसे पहले ये पॉइंट लिख लीजिए कि यह वसा के अंतर्गत आता है। वसा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब कैसे वसा के अंतर्गत आता है? तो आपने सुना ही होगा कि आजकल एड वगैरह में बताते हैं ऑयल वगैरह का कि कम ऑयली चीज़ें खाना चाहिए, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल रहे। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये वसा के अंतर्गत आता है। कैसे वसा के अंतर्गत आता है? तो आपने एड वगैरह में देखा ही होगा कि कई सारे ऑयल के ऊपर एड बने हुए हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं। क्या होता है कोलेस्ट्रॉल से? तो कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे होगी? तो आपके हार्ट में एक धमनी पाई जाती है जिसको कहा जाता है कोरोनरी धमनी।
ये कोरोनरी धमनी पाई जाती है आपके हार्ट में, और जब ये ब्लॉक हो जाती है, इसमें जब ब्लड का ठीक तरीके से सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, ये ब्लॉक हो जाती है, ब्लॉक होने की वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। और ये ब्लॉक कैसे होती है, तो जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये जो धमनी होती है इस टाइप से, तो यहाँ पर वसा इकट्ठे होने लग जाएगी और ब्लड ठीक तरीके से फ्लो नहीं हो पाएगा, यहाँ से ठीक से फ्लो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करके रखना चाहिए, और जितना ज़्यादा आपका फैट बढ़ेगा उतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि यह वसा के अंतर्गत आता है। और यह किस प्रकार के कण होते हैं, तो यह जैविक कण होते हैं। ठीक है, ये जैविक कण होते हैं। किसके द्वारा बनते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहाँ होता है, मैंने आपको बताया कि यह या इसका निर्माण यकृत में होता है। बता ही चुकी हूँ मैं, 3 चीज़ों का निर्माण होता है यकृत में। एक तो बाइल जूस यानी कि पित्तरस, दूसरा हिपेरिन और तीसरा कोलेस्ट्रॉल। तीनों चीज़ों का निर्माण होता है यकृत में। इसके बाद जो 75% आपका कोलेस्ट्रॉल होगा, 75% कोलेस्ट्रॉल कहाँ पर बनता है, यकृत में, यकृत में बनता है। और बाकी का जो 25% है, वो 25% कोलेस्ट्रॉल बनता है आपके बाहरी खाने पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए बाहरी खाने से। ठीक है, सबसे ज़्यादा निर्माण होता है यकृत में, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें खाते हो, आपके अलग अलग अंगों द्वारा भी वसा का होता रहता है, वसा टूटती रहती है, इसीलिए 75% कोलेस्ट्रॉल आपके यकृत में ही बनता है। और उसके बाद आप बाहरी चीज़ें खा रहे हो, जंक फूड वगैरह खा रहे हो, तो उसमें भी चीज़ वगैरह होती है, बटर वगैरह होता है, जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो वो 25% कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो आपको बाहरी खाने से या बाहरी भोजन से आपको प्राप्त होता है। अब कोलेस्ट्रॉल करता क्या है, तो कोलेस्ट्रॉल का काम है रक्त का संचार करना। तो इसमें लिख लीजिए आप, इसका कार्य रक्त का संचार करना है। रक्त का संचार करता है या ब्लड फ्लो करने का काम जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल का होता है। अगर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो आपका ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, और जिसकी वजह से उसका सर्कुलेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा, और आपके हाथ पैरों में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आपको पैरालिसिस हो सकता है या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आप बीमार हो सकते हैं। इसके बाद ये लिंग हार्मोन के निर्माण में भी सहायक होता है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लीजिए, यह लिंग हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। ये कुछ पॉइंट हो गए हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि वसा के अंतर्गत आता है, इसका निर्माण का होता है तो यकृत में होता है। किस प्रकार के कण होते हैं, तो बायोकेमिकल या बायोमॉलिक्यूल होते हैं, ये जैविक कण होते हैं। क्या कहाँ से कितने प्रतिशत यकृत में इसका निर्माण होता है, तो 75% यकृत में इसका निर्माण होता है, और बाकी के बाद 25% बाहरी भोजन पर आधारित होता है। क्या करता है ये, तो रक्त का संचार करता है, मतलब कि ब्लड को फ्लो करने का काम किसका होता है, कोलेस्ट्रॉल का होता है। और आपका जो लिंग हार्मोन होते हैं प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, इसमें भी, इसके निर्माण में भी ये सहायक होता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि कोरोनरी धमनी के ब्लॉक होने से हार्ट अटैक आता है। उसके बाद फिर क्या करवाया जाता है, फिर बाईपास सर्जरी करवाई जाती है, यानी कि जो दोनों धमनियाँ हैं, दोनों धमनियों को मिला दिया जाता है ताकि सारा ब्लड जो होगा, मिक्स ब्लड उसमें फ्लो होगा और आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। वैसे ये बाईपास सर्जरी होती है, किसी किसी को प्रॉब्लम दे जाती है, किसी किसी की डेथ भी हो जाती है इसमें। इसके बाद यकृत में कुछ जहरीले पदार्थ होते हैं, जैसे कि
कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, उन बैक्टीरियाज को दूर करने के लिए भी कोलेस्ट्रॉल काम करता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास। अगली जो आपकी ग्रंथि है वो कौन सी है? अग्नाशयी ग्रंथि है। ये हमने लीवर जो है, लीवर भी ग्रंथि ही होती है, तो इसके बारे में पूरा कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे पैनक्रियास यानी कि अग्नाशय। तो आपका जो फर्स्ट था वो सलाइवरी ग्लैंड था यानी कि लारी ग्रंथि था, दूसरा लीवर था यानी कि यकृत, और तीसरा पॉइंट है आपका पैनक्रियास। अग्नाशय। अब अगर बात की जाए तो ये हमारे शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है। तो सबसे पहला पॉइंट ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप बता सकते हैं कि अग्नाशय है। तो आप पहला पॉइंट लिख लीजिए, यह हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कई सारे लोगों को पता ही नहीं है कि अग्नाशय ग्रंथि होती है, तो मैं आपको बता दूं अग्नाशय ग्रंथि होती है और ये मिक्स ब्लेंड होती है, यानी कि मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है अग्नाशय को। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका यही आएगा कि यह एक मिश्रित ग्रंथि है। क्यों कहा जाता है इसको मिश्रित ग्रंथि? क्योंकि आपको पता ही है, मैंने आपको बता रखा है कि ग्रंथि का काम क्या होता है, रस, हार्मोन और एंजाइम का सिक्रेशन करना। तो ये जो है ये एंजाइम और हार्मोन दोनों का सिक्रेशन करती है, यानी कि दोनों का स्त्रावन करती है, इसीलिए इसको कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि। इसी में आप कंटिन्यू कर सकते हैं कि यह एंजाइम प्लस हार्मोन दोनों का स्त्रावन करती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि होती है, किस आकार की होती है? तो एक पत्ती नुमा संरचना में होता है, ये इस टाइप से होता है। ये वाला जो हिस्सा होता है इसका, ये कहलाता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम से जुड़ा होता है, मैंने बताया था जो गोलाकार हिस्सा होता है वो ड्यूडेनम से जुड़ा होता है। ड्यूडेनम यानी कि ग्रहणी। किसका भाग होता है? ग्रहणी। तो ये छोटी आंत का पहला भाग होता है ग्रहणी, जो अग्नाशय से और अमाशय से भी जुड़ा होता है। उसके बाद यहाँ वाला जो हिस्सा होता है, सबसे ऊपर का हिस्सा, इसको कहा जाता है आइसलेंट ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहा जाता है इनको। ठीक है, नाम रखा है, खोज की थी लैंगरहैंस ने इसकी, इसीलिए इसको कहा जाता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। कई बच्चे आइसलेट्स की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आइसलेट्स और आइसलैंड दोनों में एक जैसा ही उच्चारण होता है, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो गलत निशान लगा के आ जाते हैं कि ये क्या है, ये साइंस की टर्म्स नहीं है, किसी और चीज़ की टर्म्स है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है उसमें कितनी कोशिकाएं होती है। तो ये 3 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी कोशिकाएं होती है तो मैं आपको बताती हूँ। इसमें 3 कोशिकाएं कौन सी होती है? एक तो अल्फा कोशिका होती है, एक बीटा कोशिका होती है और एक गामा कोशिका होती है। यहाँ पर लिख लीजिए आप, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं।
यहाँ पर एक चीज़ और लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, यह 3 कोशिकाओं से मिलकर बना है। कौन कौन से 3 कोशिकाएं? तो अल्फा सेल, दूसरा है बीटा सेल यानी कि बीटा कोशिका, और तीसरा है गामा सेल। क्या करती हैं ये कोशिकाएं? तो जो अल्फा कोशिकाएं होती है ये करती है हार्मोन का स्त्रावण। हार्मोन का स्त्रावण होता है अल्फा कोशिका से। बीटा कोशिका होती है ये भी क्या करती है? हार्मोन का स्त्रावण। और गामा कोशिकाएं होती है ये कुछ एंजाइम का स्त्रावण करती है। तो अल्फा कोशिका में क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लूकागोन हार्मोन का निर्माण होता है। ठीक है, ग्लूकागोन कैसे बनता है? तो जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तब ग्लूकागोन हार्मोन का निर्माण होता है, यह स्त्रावण होता है। बीटा सेल क्या करती है? तो ये इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। उसके बाद जो गामा सेल होती है वो क्या करती है? तो वो पैनक्रिएटिक और पॉलीपेप्टिक जूस, ठीक है, पैनक्रिएटिक जूस का स्त्रावण करती है गामा सेल। इसीलिए इन तीनों सेलों से मिलकर बना क्या है? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, अब अग्नाशय है यानी कि पैनक्रिया से, तो इसीलिए कौन सा जूस निकलेगा? पैनक्रिएटिक जूस निकलेगा। और निकालने का काम किसका होता है? गामा सेल का होता है। अब एक बात याद रखना कि ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्रावण क्या होगा? इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण से क्या होगा? और जब इनकी कमी या वृद्धि होगी तो इनसे क्या होगा? तो जब भोजन में ग्लूकोज का पाचन होने के बाद ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा बढ़ जाती है या ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या हो सकता है? डायबिटीज़ हो सकता है। जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आपको क्या हो सकती है? डायबिटीज़ हो सकती है। और ऐसा कब होगा? जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी और ग्लाइकोजन हार्मोन होगा उसकी मात्रा कम हो जाएगी और वो यकृत में इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से इंसुलिन हार्मोन में कमी आ जाएगी। और इंसुलिन हार्मोन में कमी आई तो आपको डायबिटीज़ या शुगर या शर्करा रोग हो सकता है, या मधुमेह रोग भी कहा जाता है इसको, मधुमेह रोग हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ग्लूकोज की मात्रा कम हुई तो क्या होगा? तो जब ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तो ग्लाइकोजन और ग्लूकागोन हार्मोन दोनों मिलकर ग्लूकोज की पूर्ति कर देते हैं, और ग्लूकोज की पूर्ति करने के बाद सारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को भेज देते हैं। इसीलिए अल्फा बीटा गामा सेल हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। या किसकी वृद्धि से होता है? तो ग्लूकोज की वृद्धि से होता है। ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और ये इंसुलिन हार्मोन वाला तो आया हुआ है, इसीलिए आप इस पर ध्यान देना। चाहो तो नोट कर लीजिए, नोट डाल के लिख लीजिए। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज़ या शुगर बोल सकते हैं या शर्करा भी बोल सकते हैं, तो इसकी कमी से होता है, ये इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से। और अगर पूछा जाए कि किस
तत्व या किस पदार्थ की वृद्धि की वजह से आपके शरीर में मधुमेह रोग होता है? तो ग्लूकोज के बढ़ने से या ग्लूकोज की वृद्धि से। अब हम पढ़ेंगे कि पैनक्रियाज से कौन सा जूस निकलता है। तो हम अब पढ़ेंगे अग्नाशय रस या पैनक्रिएटिक जूस। जैसे हमने यकृत के बारे में पढ़ा था, यकृत से 3 चीज़ों का निर्माण होता है, वैसे ही अग्नाशय से या पैनक्रियाज से भी पैनक्रियाज जूस निकलता है, पैनक्रिएटिक जूस निकलता है। तो हम उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि कितने कहाँ से इसका स्त्रावण होता है, इसका पीएच मान कितना होता है। तो नेक्स्ट आप टॉप हेडिंग डालिए, पैनक्रिएटिक जूस। अग्नाशयी रस, ठीक है। नाम अग्नाशयी रस है तो स्त्रावण कहाँ से होगा? सीधी सी बात है, अग्नाशय से। तो आप लिख लीजिए यह नहीं, इसका स्त्रावण अग्नाशय से होता है, ठीक है। पीएच मान की बात करें तो बाइल जूस का पीएच मान कितना था? 8.3 से 8.6 के समथिंग, यानी कि उसकी जो प्रकृति थी वो कैसी थी? क्षारीय। अब इसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है, पीएच मान 7.9 से लेकर 8.1। बताइए ये किस में आएगा, किस नेचर में आएगा, अम्ल या क्षार? तो ये 7.9 है, यानी कि ये क्षार है। तो इसकी प्रकृति या इसका नेचर लिख लीजिए आप कि ये क्षारीय प्रकृति यानी कि बेसिक नेचर का होता है। अब इसमें कुछ एंजाइम निकलते हैं जो कि छोटी आंत के अंतर्गत कार्य करते हैं। कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? तो इसमें ट्रिप्सिन पहला एंजाइम, दूसरा एमाइलेज, तीसरा लाइपेज, ये एंजाइम पाए जाते हैं इसमें। और ये तीनों के तीनों एंजाइम ही कहाँ कार्य करते हैं? ये तीनों के तीनों एंजाइम कार्य करते हैं छोटी आंत में। तो आप लिख सकते हैं कि सभी छोटी आंत में कार्य करते हैं, ठीक है। और छोटी आंत में क्या कार्य होता है? तो भोजन का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। तो ये सारे एंजाइम जो हैं, ट्रिप्सिन क्या करेगा? तो ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन का पूर्ण पाचन करेगा। एमाइलेज क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन करेगा। लाइपेज क्या करेगा? तो ये फैट यानी कि वसा का पूर्ण पाचन करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये सभी छोटी आंत के अंतर्गत कार्य करते हैं। अब जो ट्रिप्सिन है वो क्या करेगा? तो ट्रिप्सिन जो होता है वो पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदलता है। पहले हमने प्रोटीन लिया, क्या हुआ? ट्रिप्सिन के द्वारा, ठीक है। ट्रिप्सिन के द्वारा क्या होता है? आपने भोजन में खाया प्रोटीन, ये प्रोटीन खाया आपने भोजन में, प्रोटीन बदला किस में? पेप्टोन में। और पेप्टोन बदल गया किस में? अमीनो एसिड में, ठीक है। जो 70% डाइजेशन होता है प्रोटीन का तो वो पेप्टोन में बदल जाता है, और बाकी का जो 30% बचता है वो बदलता है अमीनो एसिड में। अब अमीनो एसिड क्या होते हैं? तो हमारे शरीर के विभिन्न अंग, जैसे हमारे बाल हो गए, हमारे रक्त में अलग चीज़ें पाई जाती है, हमारे बालों के लिए अलग चीज़ें पाई जाती है, हमारी आँखों के लिए अलग चीज़ें पाई जाती है। तो ये अमीनो अम्ल उन सभी चीज़ों के लिए कार्य करता है। तो प्रोटीन से ही ये सारी चीज़ें बनती है। अगर आपसे पूछा जाए कि अमीनो अम्ल का निर्माण अमीनो अम्ल का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो प्रोटीन के द्वारा होता है। या प्रोटीन टूटकर क्या बनाता है? तो प्रोटीन टूटकर अमीनो अम्ल बनाता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में, और किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। इसके बाद बात करते हैं हम एमाइलेज एंजाइम की। एमाइलेज एंजाइम
एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कैसे, ये कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का 70% अगर पाचन होता है तो ये बदलता है किस में, ये बदलता है स्टार्च में। ठीक है, स्टार्च से फिर 30% इसका पाचन होता है तो ये बदलता है ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज में बदल गया तो आप जो खाना खाते हो इसी में स्टार्च पाया जाता है, स्टार्च का पूर्ण पाचन हो जाता है और वो किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में। तो इसीलिए कहा जाता है कि छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का भी पूर्ण पाचन हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं लाइपेज एंजाइम की। थर्ड है आपका लाइपेज। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, तो आपका जो फैट होता है, फैट यानी कि वसा, वसा का जब आंशिक पाचन होता है तो वो बदल जाता है कितने, किसमें, फैटी एसिड में। ठीक है, वसा का जब जो आपका फैट होता है उसका जब आंशिक पाचन होता है तो 70% आंशिक पाचन होता है तो वो बदलता है ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल में बदलता है। और ग्लिसरॉल से जब 30% इसका डाइजेशन होता है तो ये बदल जाता है फैटी एसिड में, वसीय अम्ल में बदल जाता है। तो ये तीनों एंजाइमों के काम हो गए। जब प्रोटीन का पाचन होता है तो ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो एमाइलेज के द्वारा होता है, और फैट यानी कि वसा का अगर पाचन होता है तो वो बदल जाता है, वो किसके द्वारा होता है, वो लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है। इसीलिए ये तीनों एंजाइम हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। इसीलिए ये पाए कहाँ जाते हैं, अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं। इसीलिए अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। आप यहाँ पर लिख लीजिए कि इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। ठीक है, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है क्योंकि इसमें तीनों एंजाइम पाए जाते हैं और तीनों एंजाइम तीन चीज़ों का पाचन करते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। ये कंप्लीट हो गया आपका अग्नाशयी रस। इसके बाद अब हम बात करते हैं पोर्टल सिस्टम की। मैंने आपको बताया था पोर्टल सिस्टम, लीवर में बताया था कि पोर्टल सिस्टम के थ्रू जो आपके न्यूट्रिएंट्स है या पोषक पदार्थ है वो उनका संचरण होता है पूरे शरीर में। तो वो पोर्टल सिस्टम कैसा होता है वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही सिंपल डायग्राम है और यहाँ से आप बहुत अच्छा कुछ सीख जाएंगे। सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे थे कि जो भी पचित भोजन होता है वो किस प्रकार से रक्त में मिल जाता है, शुद्ध और अशुद्ध रूप में। तो जैसे ही डाइजेस्टिव फूड होगा वो पोर्टल वेन के थ्रू इम्प्योर ब्लड के रूप में कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा, और उसके बाद लीवर से हिपेटिक शिरा या हिपेटिक वेन के द्वारा कहाँ चले जाएगा, हार्ट में। अब हार्ट का काम क्या होता है, तो हार्ट का काम होता है पंपिंग ऑफ ब्लड। ये अभी हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, पूरा हार्ट वाला चैप्टर है वो, तो उसमें सारी क्रियाएं होगी हार्ट की। तो अभी मैं जनरली आपको बता देती हूँ, नॉर्मली इसका इंट्रोडक्शन ही करवा देती हूँ कि हार्ट का काम क्या होता है। तो हार्ट का काम होता है पंपिंग ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड को पंप करना, अशुद्ध रक्त को अंदर खींचना और शुद्ध रक्त को बाहर करना। तो ये काम होता है हार्ट का। उसके बाद हार्ट से जुड़ी होती है पल्मोनरी आर्टरी। अब आप सोचोगे कि आर्टरी जो होती है यानी कि धमनी जो होती है वो तो शुद्ध रक्त ले जाती है और ये अशुद्ध रक्त ले जा रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये अपवाद वाली धमनी होती है। ठीक है, हमारे शरीर में एक अपवाद वाली धमनी होती है और एक अपवाद वाली शिरा होती है जिसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुसीय धमनी और पल्मोनरी वेन या फुफ्फुसीय शिरा। तो ये अशुद्ध रक्त को ले जाएगी कहाँ पर, हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में। अब फेफड़ों का काम होता है रक्त को शुद्ध करना। किस आधार पर, तो ये रक्त को शुद्ध करती है गैसों के आधार पर। क्वेश्चन दो
तरीके से बनते हैं कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी में, किडनी यानी कि वृक्क में। कैसे होता है, तो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो अपशिष्ट पदार्थ पूरी तरीके से छन जाते हैं और रक्त अलग हो जाता है और अपशिष्ट पदार्थ अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर गैसों के आधार पर बात आती है तो गैसों के आधार पर शुद्धिकरण होता है फेफड़ों में। कैसे, तो अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त के रूप में। अब ये इधर जितना भी रक्त था इस साइड, राइट साइड, ये सारा कैसा था, ये इम्प्योर ब्लड था। यहाँ से इम्प्योर ब्लड आया, इम्प्योर ब्लड लीवर में गया, लीवर में हेपेटिक वेन के द्वारा फिर हार्ट में गया, हार्ट में पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग में गया, लंग में इसका शुद्धिकरण हुआ। कैसे हुआ, तो लंग्स में फेफड़ों ने क्या किया कि जो अशुद्ध रक्त था, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वाला जो रक्त था उसको, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया, बचा क्या, केवल ऑक्सीजन। यहाँ पर ये सारा मिश्रित था, जितना भी रक्त था ये सब मिश्रित रक्त था, शुद्ध और अशुद्ध दोनों मिले हुए थे। तो इसमें इस अशुद्ध रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया और केवल यहाँ पर क्या बचा, केवल यहाँ पर बचा ऑक्सीजन, O2 बचा। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त क्या कहलाता है, शुद्ध रक्त कहलाता है। तो उस ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वो पल्मोनरी वेन के द्वारा कहाँ चला गया, फिर हार्ट में, हार्ट से फिर कई सारे अंगों में चला गया और यहीं से फिर वापस आ गया लीवर में। किसके द्वारा, हेपेटिक धमनी के द्वारा। तो ये पूरा आपका पोर्टल वेन सिस्टम होता है कि किस तरीके से भोजन का पाचन होता है और पाचन होने के बाद में उसका किस प्रकार से अवशोषण होता है हमारे शरीर के अंदर। ये आपका लास्ट टॉपिक था डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है ग्लूकोज और अमीनो अम्ल को फेफड़ों तक कैसा रक्त लेके आता है। तो यहाँ से ग्लूकोज बना, ग्लूकोज और अमीनो एसिड यहाँ से बने, तो किस प्रकार का रक्त इधर लेके आ रहा है यकृत में, उसको इम्प्योर ब्लड लेके आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन, यकृत में शुद्ध रक्त कौन सी धमनी ले जाती है, शुद्ध रक्त कौन सी धमनी ले जाएगी यकृत में, ये शुद्ध रक्त है इधर की तरफ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्योर ब्लड। तो ये शुद्ध रक्त कौन ले जा रहा है यकृत में, हेपेटिक धमनी या हेपेटिक आर्टरी। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है यकृत में अशुद्ध रक्त कौन ले जाता है, तो अशुद्ध रक्त कौन ले जा रहा है, हेपेटिक वेन यानी कि हेपेटिक शिरा ले जा रही है। उसके बाद छोटी आंत से पोषक तत्व यकृत में किसके द्वारा जाते हैं, ये छोटी आंत है, यहाँ से पोषक तत्व यकृत में किसके द्वारा जा रहे हैं, पोर्टल वेन के द्वारा, पोर्टल शिरा के द्वारा जा रहे हैं। तो इतने तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही रेयर क्वेश्चन से बहुत कम जगह मिलते हैं, लेकिन हम आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझा रहे हैं और आपको पूरा क्लियर करवा रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि जितना भी भोजन होता है पूरा पच जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत में कई सारे पोषक तत्व इकट्ठे हो जाते हैं, फिर पोर्टल शिरा के द्वारा ये चले जाते हैं लीवर में, फिर लीवर से जाते हैं हार्ट में, किसके द्वारा, हेपेटिक वेन के द्वारा, हार्ट से जाते हैं लंग्स में यानी कि फेफड़ों में, किसके द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। ये सारा अभी इधर इम्प्योर ही चल रहा है, लेकिन जैसे ही लंग्स में पहुंचते हैं तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है और ऑक्सीजन यहीं रह जाती है। तो ये प्योर ब्लड कहलाता है और ये जाता है किसके द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा हार्ट में और अदर ऑर्गन में। उसके बाद यहाँ से फिर लीवर में चला जाता है हेपेटिक आर्टरी के द्वारा। तो ये पूरा सिस्टम हो गया आपका पोर्टल वेन सिस्टम। यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू।